हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 11th में आपका आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेल, कोशिका, जिसके बारे में आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो सवाल है कि जब छोटी क्लासेस में ही हमने कोशिका पढ़ ली तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। छोटी क्लासेस में जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल था और उसमें ही थोड़ा डीप में हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर सेल। बच्चों, क्लास 11th में आपका चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई। देखो बच्चों, क्लास 11th में आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ये सारा आपके कोर्स से हटा दिया गया है ना। तो अब हम उसकी बात नहीं करेंगे। मार्फोलॉजी जो है आपका चैप्टर कोर्स से तो हटा दिया गया है, लेकिन मार्फोलॉजी में आपको करवा चुकी हूँ। जीव विज्ञान की क्लास 11th में आपका मार्फोलॉजी वाला चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ पहले ही, लेकिन वो भी आपके कोर्स से हटा दिया गया। मतलब अब आपके जो भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। देखिए, इकाई एक पूरी की पूरी हटा दी गई है। प्राणी जगत, वनस्पति जगत, ये सब हटा दिया गया है। क्लासिफिकेशन में आपको पहले ही करा चुकी हूँ, और आकारिकी और शारीरिकी ये भी दोनों हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम सीधा यूनिट 3 जो है कोशिका संरचना एवं कार्य, उसमें बात कर लेंगे। इसमें भी केवल आपका कोशिका वाला चैप्टर है, मतलब यूनिट 3 पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 3 जो है आपका, यूनिट 3, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। यूनिट 3 में 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है आपका कोशिका जीवन की इकाई, जिसके बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर आपका है जैव अणु। जैव अणु आपका सिलेबस से हटाया गया है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो इसमें से आपका ये वाला चैप्टर जो है ये कट करा गया है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर हम पढ़ेंगे सीधा कोशिका और कोशिका चक्र और विभाजन, यानी कि हमको ये वाला चैप्टर पढ़ना है और ये वाला चैप्टर पढ़ना है और ये चैप्टर पढ़ना है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सेल साइकिल और सेल डिवीजन ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है ना। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और खास तौर पे जब जो भी बच्चों ने बायो लिया है 11th में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड में जाने का जरूर सोचा होगा। तो उन बच्चों के लिए भी ये यूनिट का चैप्टर नंबर जो आपका 10 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। इसके बारे में हम बात कर लेंगे, और उसके बाद अगला चैप्टर जो है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या, देखिए, एक चैप्टर तो मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, जो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है उसके पहले ही पुष्पी पौधों की आकारिकी मैं आपको करा चुकी हूँ। क्लासिफिकेशन, जीव जगत, वनस्पति जगत, ये सब आपका पहले ही कंप्लीट हो चुका था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब सीधा कोशिका वाला चैप्टर ले लेंगे और कोशिका के बारे में हम बात करेंगे। तो कोशिका जो है बच्चों क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन छोटे क्लास से ही आपने पढ़ा है और आपको पता भी है, लेकिन उसके बाद भी आज हम कोशिका पढ़ेंगे। तो कोशिका जो है, जैसे जीव विज्ञान क्या है,
जीव विज्ञान जीवित जीवों का अध्ययन है। जीव विज्ञान क्या है? जीवित जीवों का अध्ययन है। तो उसके स्वरूप की और आकृति का जो विवरण है, जो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसकी विविधता को अगर दिखाना है तो हमें कोशिका के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी को पता है कि कोशिका की संरचना और कोशिका का विखंडन, कोशिका की वृद्धि, ये सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है ना। तो इसमें आप सभी को पता है कि संपूर्ण शरीर विज्ञान जो है वो कोशिकाओं पर ही डिपेंडेंट है। आपको पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। बहुत सारी प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं? हमारे शरीर में पाचन होता है, हमारे शरीर में उत्सर्जन होता है। क्या क्या होता है? पाचन होता है, हमारे शरीर में उत्सर्जन होता है, हमारे शरीर में और क्या होता है? हमारे शरीर में देखिए हम चीजों को याद रख पाते हैं, ये भी किसी कोशिका के कारण ही हो पाता है। हम अपनी सुरक्षा कर पाते हैं, यानी हम सजग रहते हैं, वो भी किसी कोशिका के कारण ही हो पाता है। हम यदि किसी चीज को पहचान सकते हैं, अगर हम किसी चीज की पहचान कर सकते हैं तो वो भी किसी स्पेसिफिक कोशिका के कारण ही होता है। तो कोशिका जो है वो हमारे जीवन की इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी कि कोशिका ही हमारे शरीर का निर्माण करती है और कोशिका के द्वारा ही हमारे शरीर में होने वाली हर क्रिया कोशिका के बिना संभव नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि हर एक क्रिया का जो बेस है, जो यूनिट है, वो कोशिका ही है। अब दीवारों का, ईंट का एग्जाम्पल आप छोटी छोटी क्लासेस में बहुत बार कर चुके हैं, तो उसका एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे क्योंकि हम अब आप क्लास 11th में हैं, तो आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको ये बताना पड़े कि कोशिका क्या होती है। लेकिन आप सभी को पता है, आप आसपास क्या क्या चीजें देखते हैं? आप देखते हैं सजीव, है ना, क्योंकि बेस जानना जरूरी है। आप देखते हैं निर्जीव। दो तरीके की चीजें देखते हैं आप, सजीव और निर्जीव। तो सजीव का मतलब लिविंग बीइंग, निर्जीव का मतलब ऐसी वस्तु जिसमें जीवन नहीं है। जैसे प्लास्टिक की चेयर हो गई, टेबल हो गया, जीवन उसमें नहीं है। जिस पेड़ की लकड़ी है, जब तक पेड़ था वो, तब तक वो सजीव था, लेकिन जब उसकी लकड़ी काट के मेज बना दिया गया तो अब वो मेज में जीवन नहीं है, मेज निर्जीव हो चुका है और सजीव जो है वो पेड़ है। अगर पेड़ में लकड़ी लगी हुई है तो उस लकड़ी में जीवन है, वो सजीव कहलाएगी। और अगर उसको काट करके मेज बना दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा? निर्जीव। तो आप सभी को पता है, आप सब सोचते होंगे कि ऐसा क्या कारण है कि जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जो है वो जीव नहीं हो सकते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? तो इसका केवल एक ही उत्तर है कि जो जीवन की आधारभूत इकाई है उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति ये डिसाइड करती है कि अमुक वस्तु सजीव है या अमुक वस्तु निर्जीव है। तो हम क्या जानेंगे कि सजीव में क्या है? सजीव में कोशिका उपस्थित है। सजीव में क्या है? कोशिका उपस्थित है और निर्जीव में यही चीज अनुपस्थित है। निर्जीव में क्या है? कोशिका अनुपस्थित है या कह सकते हैं मृत रूप में मौजूद है। कोशिका अनुपस्थित भी हो सकती है, और जैसे अगर प्लास्टिक की चेयर की बात करें तो उसमें तो अनुपस्थित है, लेकिन अगर हम किसी लकड़ी की बात करते हैं जिसका पूरा ट्रंक ही काट करके मेज बनाई गई है, तो उसमें जैसे रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका की, तो किसमें खोज की थी? पेड़ की छाल में खोज की थी, कॉर्क में। तो उसमें प्रेजेंट थी सेल, लेकिन कैसी सेल प्रेजेंट थी? डेड सेल प्रेजेंट थी। या तो कोशिका अनुपस्थित होगी या कोशिका कैसी होगी? मृत होगी। मृत होगी तो उसमें भी जीवन नहीं है, है ना। तो दोनों ही तरीके से, अगर मृत कोशिका है तो भी वो निर्जीव कहलाएगा, या अगर अनुपस्थित है तो भी निर्जीव कहलाएगा। और अगर कोशिका उपस्थित है किसी भी जीव में तो वो जीव स्वतंत्र सजीव जीव कहलाएगा। यानी कि कोशिकीय जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व यापन कर सकते हैं। सजीव जो है वो क्या कर सकते हैं? कोशिका की उपस्थिति में क्या प्रेजेंट हो,
जब कोशिका प्रेजेंट है तो जीव अपने सभी कार्य स्वयं कर सकता है। जीव अपने सभी कार्य स्वयं करता है, स्वयं करता है। और क्या है, जीव अपने सभी कार्य स्वयं करता है और उसके अलावा जीव क्या है, सभी कार्य स्वयं तो करता ही है और स्वतंत्र अस्तित्व यापन भी करता है। स्वतंत्र अस्तित्व यापन भी करता है। तो आप सभी को पता चला कि कोशिका की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ही हम सजीव और निर्जीव दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो किसने कौन सी खोज की, कब किस कोशिका की खोज की गई, कब मृत कोशिका की खोज की गई, कब जीवित कोशिका की खोज की गई, आपको ये भी इस चैप्टर में पढ़ना है। जो आपने छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा है वो भी आपको पढ़ना है ना। जैसे क्या क्या पढ़ना है आपको देखना है कि कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कोशिका किसी भी जीव के लिए कोशिका मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव के लिए कोशिका मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। पहला पॉइंट, संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब आप सभी को समझ में आता है। संरचनात्मक का मतलब होता है स्ट्रक्चरल, यानी कि किसी भी जीव का स्ट्रक्चर बनाने में कोशिका ही बेस यूनिट है। क्रियात्मक का मतलब किसी भी क्रिया को होने में, जो भी आपके शरीर में प्रक्रियाएं हो रही हैं या किसी भी जीव के शरीर में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो किसी भी क्रिया का जो बेस है, मतलब किस जगह पे हो रही हैं, तो वो जो साइट है वो कोशिका ही है। तो फंक्शनल यूनिट भी हो गई और स्ट्रक्चरल यूनिट भी हो गई। क्या होगी? फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। है ना। फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट किसी भी जीव की क्या हो गई? सेल, यानी कि कोशिका। तो आपको इस चैप्टर में सेल शब्द कहां से आया, कौन से वैज्ञानिक, क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन क्या क्या है कि सेल शब्द कहां से आया, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। क्योंकि आप ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं, नीट में पूछे जा सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये शब्द कहां से आया, इसकी खोज किसने की, खोज किसने की और कब की, ये भी सवाल है। किसने और कब की। जिसने सबसे पहले की उसने किस प्रकार के कोशिका की खोज की, जिसने बाद में की उसने किस प्रकार के कोशिका की खोज की, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें कौन से सूक्ष्मदर्शी का यूज हुआ, पहले कैसी सूक्ष्मदर्शी का यूज हुआ, बाद में कैसी सूक्ष्मदर्शी का यूज हुआ, वो आपको पढ़ना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है इसमें कोशिका सिद्धांत के बारे में। पहली चीज क्या पढ़नी है आपको कि सेल शब्द कहां से आया, सेल की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में आपको पढ़ना है। डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ना है आपको, और उसके बाद आपको सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट सेशन में आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे जब हम सेल थ्योरी की बात करेंगे, जब हम ईयर की बात करेंगे कि कौन से ईयर में डिस्कवरी हुई थी, कौन से वैज्ञानिक ने डिस्कवरी करी थी। तो जब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपका कॉपी में नोट कर लेना जरूरी होगा। उसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी बता दूंगी जिससे आपको वैज्ञानिकों के
नाम याद रहेंगे, है ना, क्योंकि वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखना जरूरी है। और कम से कम सेल डिस्कवरी में ही आपको 3-4 वैज्ञानिकों के नाम बताए जाएंगे, तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए पेन और कॉपी साथ में रखेंगे और नोट करते चलेंगे, याद कर रखेंगे, उसको नोट करते चलेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या किया, कौन कौन से वैज्ञानिक ने किस किस चीज की खोज की, क्या क्या किया। बेसिक आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? सेल की खोज, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना है, और कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में पढ़ना है आपको। पहले तो व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज अ सेल यानी कि कोशिका क्या होती है। तो पॉइंट वाइज हम लिखेंगे अ स्ट्रक्चरल and functional unit of living organisms and functional unit of living organisms। है ना, कोशिका क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है सजीव की। और क्या है? इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले आपको ये देखना है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इसके पीछे का बेस अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सभी थम्स अप करेंगे, हैंड रेज करेंगे। अगर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कोशिका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी सजीव का कोशिका। तो ये आपका जो चैप्टर है बच्चों, ये इसी पर बेस है कि जो कोशिका है, कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई है और कोशिका किसी भी जीव की फंक्शनल यूनिट है यानी कि क्रियात्मक इकाई है। यानी कि संरचना, किसी भी जीव की संरचना और उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य, ये दोनों किस पर निर्भर है? कोशिका पर निर्भर है, कोशिका पर निर्भर है ना। तो संरचना और कार्य दोनों कोशिकाओं पर ही निर्भर है। अब आपको इस चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ना है। कोशिका क्या होती है, ये बहुत छोटी क्लास का क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी बच्चे जानते होंगे पहले से ही, है ना। थोड़ा सा आपको डीप उसको स्टार्ट करना है। और कोशिका की डिस्कवरी, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कुछ डिस्कवरी ऑफ सेल में आपको क्या देखना है? पहला पॉइंट आपका होगा मृत कोशिका की खोज। अब क्वेश्चन में कभी भी मृत कोशिका की खोज लिख करके नहीं आता। मृत कोशिका की खोज मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको वैज्ञानिक के नाम के साथ साथ ये याद रहे कि जिसने कोशिका की सबसे पहले खोज की उन वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कैसे की? एक घटना के तहत। वो अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से एक पेड़ की छाल के अंदर जो कॉर्क मौजूद होता है उसकी बहुत पतली सी स्लाइस को अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देख रहे थे। तो उनको उस कॉर्क की पतली स्लाइस में कुछ छोटे छोटे कमरों की जैसी संरचना दिखाई पड़ी और उस कमरों जैसी संरचना को उन्होंने नाम दे दिया सेल। कोशिका शब्द हम हिंदी में कह रहे हैं, पर रॉबर्ट हुक ने जो नाम दिया था, रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था सेल। सेल का मतलब ही होता है स्मॉल कंपार्टमेंट या छोटा कमरा। सेल का मतलब क्या होता है? स्मॉल
कंपार्टमेंट या छोटा कमरा या छोटा कमरा। तो सेल जो शब्द है वो आया कहाँ से बच्चों? वो लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। आप सभी को पता है कि साइंस के डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो उसका इंग्लिश में जो मतलब है वो है स्मॉल कंपार्टमेंट या छोटा कमरा। तो रॉबर्ट हुक को क्या चीजें दिखाई पड़ी थी? रॉबर्ट हुक को कुछ हनीकॉम्ब के जैसी संरचना दिखाई पड़ी थी। हनीकॉम्ब का मतलब क्या हो गया? मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता। अब मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है? मधुमक्खी का छत्ता आप सभी को पता है कि कुछ ऐसी संरचना होती है। और एक दूसरे के साथ अटैच एकदम इस तरीके से। तो ये क्या है? एकदम एक साइज के बड़े सारे कंपार्टमेंट्स दिखाई पड़े। एक साइज के बड़े सारे कंपार्टमेंट्स। तो ये जो क्या था? ये एक जो कंपार्टमेंट था, इस एक कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया सेल। तो इस सेल का ही मतलब क्या था? इस सेल का ही मतलब था स्मॉल कंपार्टमेंट या छोटा कमरा। तो मतलब उनको ये लगा कि जो छोटी छोटी ब्लॉक्स जैसी संरचना है उसी को उन्होंने सेल नाम दे दिया। लेकिन ये जो उन्होंने खोज करी थी, ये की थी उन्होंने मृत कोशिका की खोज। मतलब कॉर्क जो था वो मृत था, है ना? कॉर्क से उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। और उन्होंने उस टाइम पे क्या देखा? उन्होंने देखा कि हर एक कोशिका ऐसे विभाजित है, एक दीवार बनी हुई है। हर एक कोशिका के बीच में एक दीवार है। जैसे हम एक घर में अलग अलग कमरे होते हैं तो बीच में अलग अलग दीवारें होती हैं। स्मॉल कंपार्टमेंट, उसी को उन्होंने छोटा कमरा बोला। यानी छोटे छोटे कमरों जैसी संरचना थी जिसमें बीच बीच में क्या बनी हुई थी? दीवारें बनी हुई थी। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि मृत कोशिका की खोज किसने करी। यहीं पे याद करेंगे। सभी बच्चों को रॉबर्ट हुक का नाम याद होगा। ईयर का नाम सभी बच्चों को हो सकता है नहीं याद हो। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से, अपने ही यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से, उन्होंने हस्त निर्मित उनका सूक्ष्मदर्शी था, अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क में किसकी खोज की? मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज की। और मृत कोशिका की संरचना जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा तो कुछ उनको मधुमक्खी के छत्तों के जैसी संरचना दिखाई पड़ी, जिसमें उनको मधुमक्खी के छत्तों जैसी संरचना भी दिखाई पड़ी। और वो जो ब्लॉक्स थे वो किसी दीवार से अलग अलग हो रहे थे, वो भी उन्होंने उसी टाइम पे देखा। तो उन्होंने क्या करा? रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक मृत कोशिका की खोज करी। कॉर्क की पतली स्लाइस को अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखा तो उन्होंने 1665 में उस छोटे कमरे को या स्मॉल कंपार्टमेंट्स को जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिखाई पड़ रहे थे और लगभग एक जैसी संरचना थी, उसको उन्होंने नाम दिया सेल, यानी कि कोशिका। सेल जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट या छोटा कमरा, और इसको हम कोशिका के नाम से जानते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका शब्द नहीं मतलब सेल शब्द दिया था उन्होंने। कोशिका हिंदी में हम कहते हैं, उन्होंने सेल शब्द दिया था। और सेल यानी, और खोज कैसी थी? वो एक डेड सेल की खोज थी। रॉबर्ट हुक ने क्या करी थी? एक डेड सेल की खोज की थी। सेल थी जो डेड थी, क्योंकि कॉर्क जो था, कॉर्क के अंदर जीवन नहीं था। किसी जीवित पेड़ की पतली स्लाइस को नहीं काटा था उन्होंने,
पेड़ की छाल में मौजूद कॉर्क की पतली स्लाइस को सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा था तो उन्हें कोशिका दिखाई पड़ी थी और उसको उन्होंने नाम दे दिया था सेल, है ना। तो सेल के बारे में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब अगर मृत कोशिका की खोज करी रॉबर्ट हुक ने तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी? तो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? उन वैज्ञानिक का क्या नाम था? जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, कहां पर? तालाब के पानी में। तालाब के पानी में उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। यानी सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी को जब पेट्री डिश में लेकर के उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा तो उनको उसमें कुछ जीवित कोशिकाएं दिखाई पड़ी। उनको क्या दिखाई पड़ी? उनको कुछ जीवित कोशिकाएं दिखाई पड़ी और उनको उन्होंने, क्योंकि नाम तो पहले रॉबर्ट हुक खोज चुके थे तो उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। नाम पहले ही रॉबर्ट हुक बता चुके थे, 1665 में ही उन्होंने मृत कोशिका की खोज कर ली थी, लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज की सबसे पहले। तो जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? जीवित कोशिका की खोज का श्रेय जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। तो रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की, सिंपल क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की और उसमें अगर एक साथ दोनों वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, तो आपको रॉबर्ट हुक के नाम के आगे ही टिक का निशान लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि जीवित कोशिका की खोज किसने की या मृत कोशिका की खोज किसने की। अगर क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की तो आंसर में आपको किसका नाम देना है? रॉबर्ट हुक का नाम देना है। और अगर क्लियर पूछा गया कि जीवित कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले तो उसमें आपको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के नाम में टिक लगाना है। तो बच्चों, आज आपका कोशिका चैप्टर स्टार्ट हुआ जिसमें आपने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में देखा कि किस तरह से सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की और उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज की। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम कोशिका के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।